एक औरत अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपने सुनी और पढ़ी होंगी। मगर क्या आप जानते हैं कि एक महिला ने अपने बच्चे के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर ही लगा दी, वो भी तब जब उसके पास एक अनइनहैबिटेड आइलैंड से निकलने का मौका था। तब भी वो वहां से नहीं निकली क्योंकि उसे अपने बच्चे को ढूंढना था। मगर सवाल यह है कि आखिर वो महिला थी कौन और वो निर्जन टापू पर फंसी कैसे। ये पूरी कहानी जानकर आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाँ, माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। इंट्रोवर्ट एक ऐसा शब्द है जो आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है। इंट्रोवर्ट यानी ऐसे इंसान जो दूसरों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते या फिर कर नहीं पाते। मगर क्या आप जानते हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा इंट्रोवर्ट हो, वो केवल कुछ हफ्तों तक ही अकेला रह सकता है। अगर इंसान ज्यादा दिन तक अकेला रहे तो उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है और एंजाइटी एंड डिप्रेशन के साथ साथ उसे हार्ट अटैक और डेमनीशिया जैसी समस्याएं भी घेर सकती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक महिला कुछ हफ्ते या महीने नहीं बल्कि कई साल तक अकेले अनइनहैबिटेड आइलैंड पर रही तो शायद आप यकीन न करें। फिर भी वो अपने बच्चे का इंतजार करती रही। मगर अफसोस वो कभी लौट कर नहीं आया और ये महिला मजबूर हो गई निर्जन टापू पर फंसे रहने के लिए। तो जरा सोच कर देखिए कि 18 साल तक बिना किसी इंसान को देखे उसने इस आइलैंड पर कैसे गुजारे होंगे, उसकी मेंटल स्टेट क्या रही होगी। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 18 साल बाद जब वो नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटी और अपने आसपास हजारों लोगों को देखा तो उसे क्या महसूस हुआ होगा और उसकी मेंटल स्टेट में क्या बदलाव आए होंगे। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज मिलेगा। वैसे अगर इस कहानी की बात की जाए तो ये कहानी जुआन मारिया नाम की एक महिला की है। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की किस्मत उसे कभी भी कहीं भी ले जा सकती है। वैसे अगर मारिया की बात की जाए तो उसके असल नाम को आज तक कोई नहीं जान पाया। मारिया नाम तो रेस्क्यू करने के बाद रेस्क्यू टीम ने उसे दिया था। वैसे जुआन मारिया हमेशा से अनइनहैबिटेड आइलैंड में नहीं रहती थी, बल्कि उसकी एक हंसती खेलती जिंदगी थी जो एक हमले के कारण बर्बाद हो गई। दरअसल मारिया एक ट्राइब का हिस्सा हुआ करती थी और इस जनजाति के लोग सैन निकोलस आइलैंड पर रहते थे। अगर इस आइलैंड की लोकेशन की बात करें तो ये कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। मारिया का जन्म 1780 के आसपास हुआ था और ये वही समय था जब यूरोपियन कंट्रीज के लोग अपनी बढ़ती रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए पूरी दुनिया पर कब्जा कर रहे थे, क्योंकि ये वही दौर था जब कोलोनियलिज्म अपने चरम पर था, जिसका जीता जागता उदाहरण अपने भारत में भी देखा गया है। 1800 के आसपास कुछ रशियन हंटर्स सैन निकोलस आइलैंड पर भी अपना कब्जा करने पहुंच गए। हालांकि इस आइलैंड पर रहने वाली ट्राइब के लोगों ने इन शिकारियों का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया, मगर ट्राइब्स के पत्थर लकड़ी से बने हथियार शिकारियों की बंदूकों के आगे टिक नहीं पाए। इसकी वजह से रूसी शिकारियों ने बड़े पैमाने पर ट्राइबल पीपल का मैसेकर किया और कई साल तक इस आइलैंड पर बर्बादी मचाते रहे। फिर वो यहाँ से वापस चले गए। रूसी शिकारी तो वापस चले गए थे, मगर अपने पीछे प्रॉब्लम्स का पहाड़ छोड़ गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फूड शॉर्टेज। दरअसल रूसी शिकारी के हमले के बाद इस आइलैंड पर खाने की प्रॉब्लम विकराल रूप ले चुकी थी, क्योंकि स्थानीय जनजाति जिन जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरती थी, वो जानवर प्रेडेटर्स की वजह से पूरी तरह खत्म हो चुके थे। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि वो दिन दूर नहीं था जब सैन निकोलस आइलैंड के ये नेटिव हंगर के कारण मरने वाले थे। लेकिन फिर 1835 ईस्वी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जान बचा ली। दरअसल ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले कुछ पास्टर सेंट निकोलस आइलैंड पर पहुंचे थे। ये पास्टर फ्रांस से आए थे। हालांकि ये लोग आए तो थे ईसाई धर्म का प्रचार करने, मगर जैसे ही इन लोगों ने यहाँ बचे हुए लोगों को देखा तो उनकी आत्मा तक सिहर गई। अब उन्होंने इनका धर्म परिवर्तन कराने की बात नहीं की, क्योंकि अब उनके लिए इन लोगों को यहाँ से कहीं और लेकर जाना जरूरी था, क्योंकि इस टापू पर खाने पीने की चीजें ही नहीं थी। अब पास्टर ने बचे हुए लोगों को एक समुद्री जहाज पर बिठा लिया। ये जहाज अमेरिका की ओर जाने वाला था। सभी लोगों को लगने लगा कि अब उनकी जान बच जाएगी, मगर वहीं एक औरत ऐसी भी थी जो इस जहाज पर बैठने को तैयार नहीं थी।
पता है क्यों? क्योंकि उसका बच्चा कहीं खो गया था, मगर उसे यकीन था कि उसका बच्चा यहीं कहीं आसपास है। पादरियों और बाकी लोगों ने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा, मगर वो नहीं मानी। हार कर पेस्टर्स एंड बाकी लोग भी चल पड़े और मारिया अकेली इस अनइनहैबिटेड आइलैंड पर रह गई। वो इस अकेली औरत को उसके हाल पर छोड़कर चले गए क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। एक महिला की जिद के लिए वो बाकी लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकते थे। अब मारिया अकेली रह गई और अपने बेटे का इंतजार करने लगी, मगर अफसोस समय बीतता गया और उसका इंतजार इतना लंबा हो गया कि वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। मारिया का बेटा कभी वापस नहीं आया और अब इस अनइनहैबिटेड आइलैंड पर अकेले जीना उसकी किस्मत बन गया। मगर उसके लिए ये किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था। हालांकि मारिया ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो इस आइलैंड को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसका जन्म भी यहीं हुआ था और वो यहीं पली बढ़ी थी। इसलिए वो सैन निकोलस आइलैंड पर मौजूद रिसोर्सेज का बेहतरीन तरीके से यूज करने लगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मारिया ने व्हेल बोन्स एंड वुड को मिलाकर एक ऐसा घर बना लिया जिसमें आंधी, तूफान और बारिश में भी सुरक्षित रहा जा सकता था। इसके अलावा उसने फेदर्स ऑफ सी बर्ड्स एंड सील्स की खाल का इस्तेमाल करके अपने लिए कपड़े भी बना लिए थे जो उसे सर्दियों में गर्म रखते थे। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया, रूसी शिकारियों की वजह से ये आइलैंड अब बहुत हद तक वीरान हो चुका था। हालांकि इसके बावजूद एक अकेले इंसान की जरूरतें पूरी कर सकने लायक संसाधन अभी भी इस आइलैंड पर मौजूद थे। बट मारिया एक महिला थी और ऊपर से कमजोर भी हो चुकी थी, इसलिए अकेले शिकार कर पाना एक मुश्किल काम था। इसलिए उसने एनिमल बोन्स एंड स्टोन्स की हेल्प से कुछ एडवांस्ड वेपन्स को विकसित कर लिया और वो शिकार करके अपना जीवन गुजारने लगी। मगर उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अकेले रहना। हमेशा अकेले रहना और अपने बेटे का इंतजार करना सबसे मुश्किल हालात पैदा करने लगा था, जिसकी वजह से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगा था। वो हमेशा मन ही मन गुनगुनाने लगी। लेकिन ये महीनों में भी नहीं रुका और महीने साल में बदलने लगे। धीरे धीरे मारिया ने भी अपना मेंटल बैलेंस खो दिया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो कभी घंटों हंसती रहती तो कभी अपने कल्चर से जुड़े गीत गाने लगी, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो किसी से बात नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट किसी से बात न कर पाने के कारण मारिया ने अपनी बोलने की शक्ति तक खो दी थी। 18 साल तक लगातार अकेले रहने के कारण वो अपनी भाषा के शब्दों को भी भूल गई, मगर उसे अपने कल्चर के कुछ गीत अभी भी याद थे। वो उन्हें हमेशा गुनगुनाती रहती थी। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या मारिया ने अपने प्राण यहीं त्याग दिए? क्या किसी को उसके बारे में नहीं पता चला? क्या कभी किसी ने नहीं सोचा कि एक निर्जन टापू पर एक महिला है जिसकी जान बचाई जानी चाहिए? अफसोस, जो लोग उसे छोड़कर गए थे उन्होंने तो कभी उसे मुड़कर भी नहीं देखा। 18 साल गुजर गए और फिर 1853 में कैप्टन जॉर्ज नाइट्स इस आइलैंड पर पहुंचे। वो आए तो थे शिकार करने के लिए, लेकिन जैसे ही सेंट निकोलस आइलैंड पर आए तो उन्होंने देखा कि ये एक निर्जन जगह नहीं थी। उन्हें अलग अलग ऐसे सबूत मिले जिससे उन्हें यकीन हो गया कि ये पूरी तरह से निर्जल आइलैंड नहीं है, बल्कि यहाँ कोई न कोई इंसान जरूर रहता है। जॉर्ज को यहाँ एक झोपड़ी मिली जिसकी हालत काफी अच्छी थी और इस झोपड़ी के आसपास भी काफी सफाई की गई थी। साथ ही हड्डियों से बनी हुई स्टेज एंड स्टोन्स के कुछ औजार भी उन्हें दिखाई दिए। ये देखकर जॉर्ज को यकीन हो गया कि जरूर यहाँ कोई इंसान रह रहा है। जब जॉर्ज आगे बढ़े तो उन्होंने बुशेस में कुछ रेस्टलिंग एक्सपीरियंस फील किया और फिर एक 40 साल की महिला झाड़ियों से बाहर आई और जॉर्ज और उनके साथियों को देखने लगी। वो कुछ नहीं बोली और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। ये महिला बहुत ज्यादा शांत थी। फिर वो आगे आई और अपने हाथों में पड़े हुए कुछ जंगली फल जॉर्ज और उनके साथियों की ओर बढ़ा दिए ताकि वो उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। हालांकि जॉर्ज ने मारिया से बात करने की कोशिश की, मगर अफसोस मारिया तो अपनी भाषा भी भूल चुकी थी। मारिया की बातों को वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि मारिया गुनगुना कर बात कर रही थी, जिस भाषा को समझना जॉर्ज और उनके साथियों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए एक रात आइलैंड पर गुजारकर अगले दिन जॉर्ज और उनके फ्रेंड वापस लौटने लगे, मगर उन्होंने मारिया को अकेले नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ ले लिया। हालांकि मारिया अभी भी उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर जॉर्ज और उनके साथियों ने उसे खींचकर अपने जहाज पर बिठा लिया और वो कैलिफोर्निया की ओर चल दिए।
कैलिफोर्निया पहुंचकर पता चला कि मारिया की मानसिक हालत खराब हो गई थी। उसकी डिटेरियोरेटिंग मेंटल स्टेट को देखकर कैप्टन जॉर्ज उसे अपने घर ले आए और जॉर्ज की पत्नी के साथ ही मारिया रहने लगी। जॉर्ज की पत्नी मारिया का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन मारिया सबसे दूर रहना पसंद करती थी। इनफैक्ट वो तो घर में भी रहना नहीं चाहती थी। वो घर के पीछे बने एक पार्क में घोड़े के साथ समय बिताती थी, पर वो अभी भी बोल नहीं पा रही थी, जबकि जॉर्ज ने कई भाषाओं के जानकारों को बुलाया ताकि मारिया की बोली जाने वाली भाषा को समझा जा सके। मगर अफसोस अमेरिका के लैंग्वेज एक्सपर्ट भी उसकी लैंग्वेज को समझने में अनेबल थे। साथ ही मारिया खुद भी किसी के साथ बात करने की इच्छुक नहीं थी। दरअसल वो तो नए नए तरह के फूड इंटेक करने और हॉर्स को खाना खिलाने में ज्यादा आनंद लेती थी। मगर अब मारिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी। उसे देखने के लिए हर रोज नए नए लोग आते रहते थे। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर मारिया ने 18 साल तक आइलैंड पर कैसे गुजारे। बार बार लोगों की भीड़, रहने और खाने में अचानक आए बदलाव से मारिया की हेल्थ भी बिगड़ गई। उसकी मेंटल कंडीशन तो पहले ही खराब थी, अब उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। उसे लगातार मेडिसिन्स दी गईं, डॉक्टर्स को दिखाया गया, मगर अफसोस कैलिफोर्निया पहुंचने के 1.5 महीने के भीतर ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कई हिस्टोरियंस एंड साइकोलॉजिस्ट ने मारिया के जीवन पर शोध किया और ये पता लगाया कि आखिर मारिया की कहानी क्या थी। फिर सामने आई मारिया की ये दर्द भरी दास्तां। 1960 में लेखक स्कॉट ओडेल ने आइलैंड ऑफ द ब्लू डॉल्फिन्स नाम की किताब में मारिया की कहानी को लास्ट वुमेन के रूप में लिखा। स्कॉट इस किताब में कहते हैं कि जो महिला प्रकृति की गोद में अकेले 18 साल तक जिंदा रही, वो मानव देखरेख में 2 महीने भी नहीं टिक पाई। इससे ये क्लियर होता है कि नेचर के साथ हमारा जुड़ाव इतना गहरा है कि वो हमें मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जीना सिखा सकता है। मगर जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तो हमारी स्टेमिना भी कमजोर पड़ जाती है। तो ये थी कहानी लास्ट वुमेन की। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।